गुड आफ्टरनून बच्चों, सिट डाउन। देखिए, आज का टॉपिक है, आज हम लोग चर्चा करेंगे कि भारत जब स्वतंत्र हुआ सन 1947 में, 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ, उसके बाद अंग्रेज लोग भारत से चले गए। तो पूरे देश में किस तरीके से प्रशासन चले, किस तरीके से हमारा देश में कानून व्यवस्था हो, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। और इस जिम्मेदारी को पूर्णतः निभाने के लिए भारत सरकार ने एक मसौदा तैयार किया और कहा कि इस पूरे देश में अगर कोई योग्य व्यक्ति है, पूरे देश में अगर कोई योग्य व्यक्ति है तो उनका आकर के आए और अपने देश के लिए संविधान को तैयार करें। सूर्य के समान प्रकाशित परम पूजनीय भारत रत्न से सुशोभित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी उस समय के सबसे पढ़े लिखे व्यक्तियों में से एक थे। उनके समान विश्व में कोई नहीं है, आज भी उनके समान विश्व में कोई नहीं है। संविधान बनाने की बागडोर बाबा साहब के हाथ में दी गई और वहाँ पर जब बागडोर दी गई तो उस समय भारत सरकार में एक मिलकर के एक समिति का निर्माण किया, जिसे बोलते हैं प्रारूप समिति। इस समिति का गठन किया गया और इसमें 7 मेंबर इसमें हुए और इसी समिति में अध्यक्ष के रूप में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जो हैं इसके अध्यक्ष बने। क्लियर? और अध्यक्ष बनने के बाद पूरे देश के संविधान बनाने के लिए, जो विश्व में सबसे सर्वोच्च संविधान है अपने भारत का, उसको बनाने का बीड़ा उठाया। समिति को जब बनाया गया, उस समय कब बनाया गया? 27 अगस्त 1947 को। कब? 27 अगस्त 1947 में इस प्रारूपी समिति को बनाया गया और इस प्रारूपी की समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ओके? बनने के बाद संविधान जब इन्होंने बनाना शुरू किया तो बाबा साहब ने संविधान को लिखा और लिखने में जो समय लगा, संविधान को जो बनाने में जो समय लगा, वो समय था 2 वर्ष। बेटा याद रखना हमेशा, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कठिन प्रयास के बाद उन्होंने संविधान को तैयार कर लिया। क्लियर? और जब ये तैयार किया गया, अब वो अपने पास तो रखना नहीं है संविधान को। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में उन्होंने तैयार कर दिया समिति के बाद, और फिर जो उसके बाद उन्होंने क्या किया, उस संविधान को भारत सरकार को अब देने के बाद, और जब संविधान लिखा गया तो जो संविधान था, उस संविधान में पेज की संख्या, उस समय पेज जो थे उसमें 251 पेज थे। कितने? 251। संविधान जब लिखा गया तो उस समय उसमें 251 पेज थे। क्लियर है? और उस 251 की किताब लेकर के बाबा साहब कहाँ पहुँचे? जाकर के गवर्नमेंट के पास पहुँचे, उच्च अधिकारियों के पास पहुँचे, हम उनके पास भारत सरकार को समर्पित किया। तो उस समय बाबा साहब ने संविधान अंगीकृत, संविधान अंगीकृत मतलब होता है उसको सौंपना,
तो जब बना के तैयार 251 पेज का संविधान बना के तैयार कर दिया, तो बाबा साहब ने उसको जो है 26 नवंबर और 26 नवंबर को जाकर के और 1949 में 26 नवंबर 1949 को भारत सरकार को उसको समर्पित कर दिया। संविधान की किताब को, जो संविधान अथक प्रयास के बाद उन्होंने बना के तैयार किया था, उसको जाकर के 26 नवंबर सन 1949 को भारत सरकार को सपोर्ट कर दिया। क्लियर हुआ? सपोर्ट कर दिया। और जब सपोर्ट कर दिया तो उस समय उस किताब में जो कानून की किताब थी, उस समय जो वो संविधान कानून की जो किताब थी, उसमें अनुच्छेद की संख्या उसमें कितने उसमें अनुच्छेद थे? उस समय अनुच्छेद की संख्या 395। कितनी थी? 395। चाहे आप अनुच्छेद कह सकते हैं या फिर हम एक नया नाम है जिसे कहते हैं धाराएं। क्या है? धाराएं। हम इनको धाराएं भी कह सकते हैं। क्लियर? अनुच्छेद बराबर धाराएं। क्लियर? समझ में आ गया? और वो धाराएं जो थी या अनुच्छेद थे, तो कितने हो गए इसमें? 395। क्लियर हुआ? 395 अनुच्छेद उसके अंतर्गत हुए। और फिर कुल मिलाकर के उस संविधान की किताब में, संविधान जो बाबा साहब ने लिख करके तैयार किया था, ठीक है, संविधान की जो किताब थी, उसमें कुल मिलाकर के जो धाराएं थी संविधान में, कुल धाराओं की संख्या कुल धाराओं की संख्या जो उस समय थी वो 511 उन्होंने लिखी। 395 अनुच्छेद थे, लेकिन धाराएं 500 कितनी थी? 511 धाराएं थी। क्यों? क्योंकि धाराओं को उसमें का, खा, गा इस तरीके से भी बांटा गया था। क्लियर? आगे क्लियर? समझ में आ गया? इतना होने के बाद ये जो है उस भारत सरकार को समर्पित कर दिया। और समर्पित करने के बाद उस समय भी संविधान को पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान जब बाबा साहब ने समर्पित किया, तो उनको अंगीकृत किया, तो पूर्णतः लागू नहीं किया भारत सरकार ने। फिर जाकर के 26 जनवरी 1950 में, कब? 1950 में संविधान को पूर्ण रूप से भारत सरकार में लागू कर दिया। क्लियर? इस संविधान को जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देखा तो कहा बाबा साहब ने कि साहब इसको देख लीजिए, अगर कोई संशोधन की आवश्यकता हो अगर किसी तरीके से तो इसमें कर लीजिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू बोले, बाबा साहब आपसे योग्य व्यक्ति पूरे विश्व में नहीं है। किसकी औकात, किसकी क्षमता है कि इसको संविधान को कुछ देख सके? जिस तरीके के उन्होंने दिया था, इसे कब दिया था? 26 नवंबर 1949 को दिया था। उसके बाद कुछ भी कोई उसको नहीं कर पाया। फिर उसके बाद 26 जनवरी 1950 में पूर्णतः उस संविधान को भारत सरकार में लागू कर दिया गया। क्लियर? उसी संविधान के अनुसार आज हम लोग कुछ धाराओं पर प्रकाश डालेंगे। हमारी जो संविधान है उस पर कुछ धाराओं को हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं धाराएं। क्लियर? समझ में आ गया? देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे धाराओं का। धारा कौन सी? 307। देखिए, 307 जो धारा होती है ये बहुत ज़्यादा कठिन होती है। सबसे खतरनाक धारा 307 होती है। क्यों होती है? कि अगर कोई व्यक्ति गया, कहीं लड़ाई हो गई और उसने जाकर के गर्दन से ऊपर किसी पे प्रहार कर दिया और वो व्यक्ति के यहाँ कट गया, फट गया, ब्लड निकल आया, फिर टाँके लग करके मरते मरते वो बचा, हॉस्पिटल गया, आइसोलेशन हुआ, उसका आईसीयू में रखा गया, लेकिन उसके बाद किसी कारण भाग्य अच्छे थे वो बच के चला आया।
तो जब बच के चला गया तो ये वाली 307 उसके बाद धारा लगेगी, धारा 307। बाबा साहब कहते हैं ऐसे व्यक्ति को धारा 307 लगेगी क्योंकि वो उसको मारने का प्रयास किया, हत्या करने का प्रयास किया। अगर कोई व्यक्ति हत्या करने का प्रयास करता है और हत्या होने वाले का बच जाता है कैसे भी, तो उस पर धारा 307 लगेगी। और इतनी खतरनाक होगी कि इसमें बेल भी नहीं होगी, क्योंकि गवाह देने वाला व्यक्ति वही व्यक्ति है जिसको मारने का प्रयास किया गया था। क्लियर? इस तरीके से हत्या का प्रयास, किसका प्रयास? हत्या का प्रयास, मर्डर का प्रयास किया गया। और इस प्रयास करने के बाद इसकी जो सजा होगी उम्र कैद भी हो सकती है। क्या हो सकती है? उम्र कैद। क्लियर? अगर उम्र कैद हो सकती है, नहीं तो फिर उसको, अगर नहीं तो फिर फांसी की सजा भी अवेलेबल हो जाती है। क्लियर? ज़्यादातर इन केसों में जो है फांसी की सजा हो जाती है, वो उम्र कैद की सजा हो जाती है। क्लियर? समझ में आया? इसके बाद धारा आती है, नंबर दूसरे पे हैं हम लोग, 302। 302 जो धारा होती है, जो इसमें इस 302 में होती है हत्या, मर्डर हो जाता है। मान लीजिए कहीं दो पक्षों में लड़ाई हो गई और लड़ाई होने के बाद एक व्यक्ति गया, उसने बहुत तेज मार दिया उसके, और मारने के बाद वो व्यक्ति मर गया ना। अब मरने के बाद हुआ क्या भाई, वो तो भाग जाएगा, फिर उसके बाद क्या FIR वगैरह हो जाएंगी। तो इसके ऊपर कौन सी धारा लगेगी? 302। क्यों? कि वो गया और वहां से मर गया। मरने वाला व्यक्ति अब दोबारा गवाही देगा नहीं, तो इसलिए ये धारा जो है 307 धारा से ये 302 थोड़ा सा सरल है, क्योंकि इसमें मरने वाला व्यक्ति जिंदा होकर के गवाही नहीं देगा। फिर कौन देगा? विटनेस देगा। जहां जो व्यक्ति खड़ा हुआ था पास में, जो देख रहा था, वो बता देगा कि नहीं साहब इन्होंने ही मारा। अगर किसी कारणवश वो अपनी जगह से मुकर जाता है तो उसमें कोई सजा का प्रावधान भी तो नहीं होता। तो यह विटनेस के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए और 307 में जिसको जो मरने वाला था वही जिंदा हो, वही आकर के बच गया किसी कारण और आपको गवाही दे रहा है। क्लियर? तो इसलिए इसमें जो 302 होता है, इसमें क्या होता है? इसमें 302 में अगर गवाह अपने दृढ़ रहा कि नहीं साहब फातिमा ही ने मारा है, किसने मारा है? फातिमा ही ने मारा है, और किसी कारणवश अगर वो नहीं पलट रहा है, गवाह अपने उस पर दृढ़ है, तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति को फांसी की सजा हो जाएगी, उम्र कैद या फिर फांसी। और फातिमा गए और फातिमा ने कहा कल का सूरज नहीं देखोगे, अगर तुमने गवाही नहीं बदली नाजिया तो कल का सूरज तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा। नाजिया घबरा गई इस तरीके से कि फातिमा एक तो कर ही दे, दूसरा और। तो नाजिया अगली बार गए, जज साहब के सामने गए, जज साहब अंधेरा था, हमने नहीं देख पाया। अच्छा आपने नहीं देख पाया? नहीं। तो फिर क्या हुआ? तो उसे क्या हो जाएगा? उम्र कैद नहीं होगी। फिरोजा अगर साबित नहीं हो तो बात बरी हो जाएगा। अगर वो साबित हो जाता तो या तो उम्र कैद हो जाएगी, नहीं तो वो फांसी हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट उसके बाद देखिए धारा 376, बहुत खतरनाक धारा है। 376 लगने के बाद अगर किसी व्यक्ति को लग जाती है 376, तो वो समाज में सिर उठा करके जी नहीं सकता। 376 का मतलब होता है क्या है? बलात्कार। ठीक है? ये धारा बहुत खराब होती है, और ये धारा अगर किसी पे लग जाती है, किसी भी व्यक्ति पे लग जाती है, तो समाज में फिर, और इस केस में सुनवाई भी जल्दी नहीं होती। क्यों? क्योंकि इस पर करेक्टर के ऊपर होता है, आदमी अपने आप में करेक्टर खराब होता है। समझे? ये जो इस तरीके का जो धारा होती है 376, जिसमें बलात्कार होते हैं, है ना, कई केसेस आपने देखे होंगे, न्यूज़ में आते रहते हैं इस तरीके के। तो इसमें जो ये घटनाएं होती हैं उसमें निश्चित रूप से फांसी की सज़ा होती है या मृत्यु। क्या? मृत्यु दंड मिलता है। अगर मृत्यु दंड नहीं मिला तो निश्चित रूप से उसे उम्र कैद हो जाएगी। क्या हो जाएगी? उम्र कैद। क्लियर? तो ये इस तरीके से खासकर ये सब महिलाओं से रिलेटेड होती हैं, और कहीं अगर जज कहीं महिला कहीं बैठी हो उस पर, तो निश्चित रूप से इसमें सुनवाई बहुत अच्छी होगी और उसे अच्छा सा पनिशमेंट मिल जाएगा। क्लियर? समझ आ गया? नेक्स्ट इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे 395 धारा। जो 395 है उसमें होती है डकैती। क्या है? डकैती।
डकैती क्या चीज़ है? डकैती क्या है? मान लीजिए पहले क्या होता था, किसी राजा महाराजाओं के यहाँ लोग बदमाशी अपने बंदूक लेकर के घोड़ों पर सब डिक 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 करते हुए और बोल भी देते कि हम आपके यहाँ डकैती कर डालेंगे। तो राजा को सबसे पहले कैप्चर बनाते वहाँ रख दिया, उसके गन पॉइंट पे ले लिया और बताओ कहाँ क्या रखा है। तो जहाँ किसी को नहीं मालूम वो भी निकलवा लेते थे और सोना चांदी जेवर एवर लेकर के वहाँ से भाग जाते थे। तो उसे हम लोग कहते हैं डकैती। क्लियर समझ में आया? इस तरीके से डकैती करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, ठीक है, जो इसमें डकैती जो करते हैं 95 में, उनमें अगर पकड़ जाता है वो आदमी तो उसे 10 वर्ष की, कितने की? 10 वर्ष की सजा हो जाती है इस केस में। क्लियर समझ में आ रहा? कितने की? इसमें 10 वर्ष की सजा हो जाती है डकैती में। अब बात आती है नीचे, नेक्स्ट उसमें होता है 300 धारा 354। क्लियर? आगे धारा 354 क्या है ये देखिए। हम लोग आगे चलेंगे, धारा जानेंगे। धारा 354 ये क्या है? ये जो धारा 354 है ये होती है छेड़छाड़। किसके? छेड़छाड़ से संबंधित जानते हैं? छेड़छाड़ मतलब क्या होता है? मान लीजिए कोई महिला है ना, उसको कहीं है और उसको ऐसे करके घूर दिया तो ये भी छेड़छाड़ में चला जाएगा। समझ रहे हैं? और कई रास्ते में जा रहे हैं, है ना, तो रास्ते जाते हुए मान लीजिए कई तरीके के लोग बदतमीजी के टाइप के कर देते हैं, गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, है ना। ये सब महिलाओं के छेड़छाड़ के अंतर्गत आता है। अगर इस तरीके से अगर प्रूफ हो जाता है कि इस महिला ने, इस व्यक्ति ने इसके साथ छेड़छाड़ किया है, ठीक है, तो उस केस में अगर वो साबित हो जाता है तो उसमें 5 साल के लिए, कितने के लिए? 5 साल के लिए उस व्यक्ति को क्या हो जाएगी? सजा हो जाएगी। क्लियर? 5 साल की इसमें 354 के हेरफेर में कितने में सजा हो जाती है? अगर व्यक्ति छेड़छाड़ के संबंध में मामले में अगर वो फंस जाता है और अगर ये सही साबित हो जाता है कि ये इसका करैक्टर भी वैसा है और ये गलत नहीं फंसाया गया है, तो निश्चित रूप से उसे 5 वर्ष की क्या हो जाएगी? उसमें सजा हो जाएगी। क्लियर? तो 5 वर्ष तो उसके अंदर अंदर रहना ही है। फिर उसके बाद है धारा 351। इससे 351 होता है, उसका मतलब होता है हमला, किसी के ऊपर हमला कर। मान लो कोई व्यक्ति चुपचाप बैठा था, 2 पक्षों में आपस में लड़ाई हो गई, एक व्यक्ति बैठा हुआ है, उन्होंने कहा यार छोड़ो यार, काहे लड़ाई झगड़े में क्या रखा है, वो अपने शांत हो गए, नाजिया की तरह, हाँ शांत हो गई, और वो आ गए, उन्होंने जाकर के शाम को मीटिंग बनाई और आराम से लाठी भाले फरसा लेकर के और दूसरे पार्टी को उस पर अटैक कर दिया। तो क्या हुआ? ये हमला हुआ। अब हमले में लाठी घूसा ये सब चलेंगे तो कहीं ना कहीं तो चोटें लगेंगी। अगर उसमें केस में FIR होती है तो वो आपका 351 के तहत है, मारपीट होती है, 351 धारा 351 के तहत होता है। और इसमें अगर कोई सख्त पकड़ा जाता है, और पीटा जाता है, मारा जाता होता है, पकड़ जाता है, तो उसे उसमें पहले सज़ा हो जाएगी, कितने की? कम से कम 2 साल की। कितने साल? 2 साल तो अंदर रहना ही रहना है उसमें, अगर वो शुरुआत हो जाती है, अगर वो सही साबित हो जाता है तो। क्लियर? और नहीं, अगर नहीं साबित हो पाता तो वो बाइज्जत बरी भी हो जाते हैं। थाने से ही आदमी वो जैसे ही पहली बेल पड़ती है तो जज साहब उसको वैसे ही दे देते हैं, लड़ाई झगड़े वाला है, 351 है, क्या करना है इसमें, समझे। तो ये सख्त धाराएं नहीं है, लेकिन कानून में फंसना तो सख्त धाराएं है। ये बाबा साहब के माध्यम से देखिए कितने योग्य व्यक्ति, जिन्होंने ये सोच पाया कि भारत देश को एक ऐसा संविधान दें जिससे कि सभी लोग एक सभ्य नागरिक की तरह जीवन को जी जाए। क्लियर? इसमें खासकर आगे देखें। फिर उसके बाद आता है 201 धारा। क्लियर? धारा 201 क्या है? सबूत मिटाना। क्या है? सबूत मिटाना। देखिए क्या है, मान लीजिए किसी ने कोई जाकर के मर्डर करके चला है, अब उस कमरे में मर्डर हो गया और मर्डर करने वाला तो भाग गया, लेकिन उनके मम्मी हैं, पापा हैं, और फातिमा जैसी बहन है,
तो उसने सोची हमारा भैया जो है किसी तरीके कानून के दावपेच में ना आए, तो क्या कर दें हम वहाँ से उसके मर्डर की जगह से उसके सबूत को मिटा दें, या फिर किसी तरीके की कोई कागज ऐसा है उस कागज को जिससे कि भाई फंस जाए उसमें, तो उसको क्या करना है, जला दिया। तो किस तरीके कई तरीके से सबूतों को मिटाया जा सकता है, और वो अगर सबूत मिटा दिया तो ये क्राइम हो गया। क्या हो गया, क्राइम हो गया। ये तो अपने भाई के लिए अच्छा कर रहे, लेकिन धारा 200 बाबा साहब कहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को जो सबूतों को मिटाता है, कानून की मदद नहीं करता और सबूत को अगर मिटाता है, तो 201 के तहत उस व्यक्ति को 10 साल की सजा होनी चाहिए। कितने की, कम से कम 10 साल की सजा हो जाएगी, सबूत मिटाने पे हो जाएगी। ये बड़ा क्राइम है, इसलिए ये बड़ा क्राइम रखा गया है क्योंकि इसमें पूरा प्रशासनिक जो होता है लगा होता है। मान लीजिए किसी का मर्डर होता है तो देखो एसपी, डीएसपी और पूरा थाना है ना, डीएम साहब सभी लोग आ जाएंगे, और ऐसी जगह पे ये सबूत अगर कोई ऐसे मिटा दे, क्योंकि हमें क्या है, प्रशासनिक कार्य में हमने वादा किया, नहीं तो प्रशासन बहुत पहले से उसको सजा दे देता, लेकिन नहीं दिया। क्यों नहीं दे पाया प्रशासन, क्यों लेट हो गया? क्योंकि इसलिए लेट हो गया कि फातिमा ने सबूतों को मिटा दिया था अपने भाई को बचाने के लिए। तो भाई तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन उसके साथ फातिमा भी 10 साल के लिए कहाँ जाएगी, अंदर जाएगी, क्योंकि उन्होंने अपराध किया। क्लियर? आगे इसके बाद आपका है 378 यह होता है चोरी। क्या है? चोरी। बहुत आसान। देखिए स्कूलों में चोरी करना एक अलग बात है, मैं भी चोरी करता था। जब मैं छोटा सा था तो मैं कक्षा 3 में पढ़ता था, प्रिंसिपल साहब ने हमें, मास्टर साहब ने हमें क्या बना दिया, मॉनिटर बना दिया। जब मॉनिटर बना दिया तो मैं बहुत खुश, मैंने कहा मेरे ऊपर पावर आ गया, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, लंच का समय था, सब बच्चे क्लास के बाहर हो गए, मैंने सभी की पेंसिल चुरा करके अपने बैग में रख ली, और जैसे ही बैग में रख ली, लंच खत्म हुआ, सर पढ़ाने के लिए आए, सब बोले सर मेरे पास पेंसिल नहीं है, बुबरी बोला मेरे पास, गोलू बोला मेरे पास पेंसिल नहीं है, अमन ने बोला मेरे पास पेंसिल नहीं है, फातिमा भी खड़ी हो गई, सर मेरे पास भी नहीं है। सर बोले यार एक साथ सबका कैसे खराब हो सकता है, सबकी चोरी हो जाएंगी। हमसे कहा संतोष एक काम करो, सबके चेक करो। मैं भी पहुंचा, सबके चेक करके चला आया कि सर किसी के पास नहीं। सर ने कहा कि नहीं अभी एक लोग का नहीं देखा गया बैग, सबका देखा गया है। जैसे ही ये बोला गया मेरे एकदम रोकटे खड़े हो गए, मैंने कहा आज फंस गए। फिर हमने कहा सर किसके नहीं? सर कहे अरे आप ही का नहीं देखा गया है। तो जैसे ही मैं लेके आया, जैसे ही ऐसे किया, पेन पूरे कमरे में पेंसिल ही पेंसिल, पूरा फर्श पेंसिल पेंसिल हो गया। उन्होंने बढ़िया सम्मान पूर्वक मुझे एक रस्सी मंगाई और टूटे हुआ नल था एक टूटा हुआ, तो पानी नहीं देता था, उसी में कर करके ऐसे हाथ करके ऐसे मुझे बांध दिया। आहा, उसके बाद जो मुझे मिला प्रसाद में, वो आज भी मुझे याद करके बहुत फील होता है। कहा उसी दिन से आज तक मैंने चोरी नहीं की। तो चोरी की जो सज़ा होती है, चोरी अगर 378 क्या है, चोरी। अगर चोरी कोई करता है तो उसे कितने साल की सज़ा होती है? 3 साल की सज़ा हो जाती है। तो चोरी नहीं करना है जीवन में कभी, ईमानदारी से रहिए, चोरी मत करिए, 3 साल के लिए नहीं तो सज़ा हो जाएगी। बाबा साहब ने बड़ा सोच समझ के संविधान को लिखा, धाराओं को सोच समझ के लिखा। महिलाओं को तो सुबह उठ करके उनकी प्रेयर करनी चाहिए और जीवन भर कृतज्ञ करना चाहिए कि उनके लिए उन्होंने कितना कुछ किया। अगर आज महिला सम्मानपूर्वक यहाँ बैठी हैं और अगर सर कहीं जॉब करें तो केवल उन्हीं की वजह से है। ठीक है, तो इसी के साथ मुझे लगता है आपके समझ में आ गया होगा, है ना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।